गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम हिस्ट्री में चैप्टर 8 जिसका नेम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर क्या है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में जानेंगे कि एक गांव को हम खुशहाल कब कहेंगे और एक समृद्ध शहर को बनाने के लिए हमें क्या क्या काम करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लोहार की दुकान पर प्रभाकर। क्या है? लोहार की दुकान पर प्रभाकर। ये प्रभाकर है जो एक दिन लोहार की दुकान के पास से गुजरा या वहाँ पर किसी काम से गया होगा। तो उसने क्या देखा, तो वो उसका वर्णन उसने यहाँ पर किया है। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। जब वो लोहार की दुकान पर, अब हमें पहले ये समझना है कि लोहार कौन होते हैं। लोहार वो होते हैं जो लोहे से बने औजारों को बेचते हैं या औजार बनाते हैं। तो ठीक है, तो वो वहाँ पर गया था तो उसने उसके पास मतलब उस लोहार के पास एक छोटी सी बेंच थी जिस पर उसने कुल्हाड़ी और हंसिया मतलब क्या है कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे औजार बेचने के लिए रख दिए थे जो उसने बनाए थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी और दूसरी ओर आग से मतलब भट्टी जल रही थी। भट्टी मतलब जो मिट्टी का एक सांचा होता है जिसमें कोयले या लकड़ी को जलाकर रखा जाता है। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे और दो लोग अलग से औजार बनाने के लिए उस दुकान पर लगे हुए थे। वे लोग क्या कर रहे थे? वे लोहे की लंबी लंबी छड़ों को गरम कर रहे थे उस भट्टी पर, और जब वे पूरी तरीके से गर्म हो जाती थी मतलब पिघल जाती थी तो उसको पीट रहे थे। और वो इस तरीके से पीट रहे थे कि उन्हें जिस आकृति में जो औजार बनाना है और इससे वो उस आकृति में आसानी से मोड़ सके और उसको पीट कर उसको मजबूत कर रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था और जब प्रभाकर ने इस सब प्रक्रिया को देखा था तो उसे देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। लोहे के औजार और खेती मतलब जो लोहे से बने औजार हैं उनका खेती में क्या योगदान था इसके बारे में जानेंगे। तो लोहे से बने औजार में हमने हल का प्रयोग किया था, है ना, वो और संरासी वगैरह का प्रयोग किया था, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। तो इनका क्या हुआ था, जो पहले जो हल बनाए जाते थे वो सबसे पहले किसके बनाए जाते थे? लकड़ी के बनाए जाते थे। जैसे जैसे उन्होंने अपना जीवन यापन, है ना, काम करने की कला सब कुछ सीख लिया था तो उन्होंने इसमें भी जो औजार थे उनमें भी वृद्धि की। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है और आज के वर्तमान समय में मतलब वर्तमान में तो लोहे का प्रयोग एक सामान्य बात है। आजकल लोहे की बनी हुई चीज़ों का सभी प्रयोग करते हैं। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं और ये सभी हमारे क्या है, ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। तो जिस महाद्वीप में हम रह रहे हैं तो उस महाद्वीप में लोहे का उपयोग कब हुआ था? सबसे पहले 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। क्या है? महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जो बड़े बड़े पत्थरों से जो कब्रें बनाई गई थी उनमें औजार और हथियार बड़ी बड़ी संख्या में मिले थे। जब किसी राजा या और उनकी सेना के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उससे संबंधित सामान को उनकी कब्रों में दफनाया जाता था। तो है ना, तो उन्हीं सामानों को माने लोहे के बने सामानों को पाया गया। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है और इससे मतलब 3000 साल पहले तो लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था, लेकिन उसके थोड़े 500 साल बाद क्या हुआ था, लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ने लगा। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं।
है ना। और अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे उनके जीवन यापन की, उनके काम करने की कला में विकास हुआ था, तो वैसे वैसे ही उनके औजारों का प्रयोग भी बदलता गया। सबसे पहले वो लकड़ी के औजारों का प्रयोग करते थे, धीरे धीरे उन्होंने लोहे के औजारों का प्रयोग करना सीख लिया था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई, मतलब कृषि के उत्पादन को, खेती को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए गए, जिनमें क्या महत्वपूर्ण था? सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। मतलब जो छोटे छोटे गांव थे, अगर वे समृद्धशाली नहीं होते थे, क्योंकि राजाओं को, महाराजाओं को क्या होता था, इन्हीं जगहों से क्या मिलते थे? कर मिलते थे। वो किसानों से कर लेते थे, है ना, कुम्हार से कर लेते थे। तो जब उनको कर ही कम मिलेगा तो वे अपने सैनिकों को, है ना, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कितना धन अपने पास से खर्च करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि समृद्ध गांव के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, मतलब जैसे जैसे लोगों ने नए औजारों का, ठीक है, खेत को जोतने के नए तरीके अपनाए थे, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम थे। क्योंकि पहले जो काम पूरा 1 दिन 2 दिन में होता था, अब वे काम कितने कम समय में होने लगे थे। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। और जैसे जैसे लोगों ने सिंचाई करना सीख लिया था, तो उन्होंने उससे संबंधित जगह और पानी की व्यवस्था के लिए क्या क्या बनाना शुरू किया था? नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम जलाशय जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने प्रयोग के लिए बनाए गए हों। अभी हमने जाना था कि एक गांव को समृद्धिशाली बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है ना। अब हम इसमें जानेंगे कि गांव में कौन कौन लोग रहते थे और उनको क्या नाम दिया गया था। तो देखिए, गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। मतलब हम किस महाद्वीप में रहते हैं? बताइए, किस महाद्वीप में रहते हैं हम? एशिया महाद्वीप में, है ना। तो उसके दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश जो क्या थे, गांव थे, उनमें कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्ला, क्या है? बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बेल्ला। साधारण हलवाहों को उणवार, क्या कहा जाता था? उणवार। और भूमिहीन मजदूर, मतलब जिनके पास भूमि नहीं थी, वे दूसरों के खेतों में काम करते थे, दास कडेसियार, क्या? दास कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। क्या थे? दास कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। मतलब जो उत्तरी हिस्सा, मतलब जो हम अभी जिस देश में रहते थे, तो उसके उत्तरी हिस्से में जो व्यक्ति गांव का प्रधान होता था, उसको हम क्या कहते थे? ग्राम भोजक। और अभी के वर्तमान समय में हम गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? सरपंच। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। तो मतलब क्या था, जैसे कि राजा महाराजा के यहाँ चलता था, अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी और अगर उसका कोई पुत्र होता था, तो उसको उस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर होता था कि जो गांव का प्रधान होता था, जो ग्राम भोजक कहलाता था, अगर उसके परिवार में किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में अगर उसका कोई पुत्र है, तो उसको ग्राम का प्रधान, मतलब गांव का प्रधान बनाया जाता था। तो एक तरीके से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे और एक ही परिवार के लोग कई वर्षों तक इस पद पर बने रहते थे। यानी कि यह पद आनुवंशिक था। क्या था? यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। क्या था? ग्राम भोजक के पद पर, मतलब जो गांव का प्रधान होता था, वो कौन होता था? बड़ा
भूस्वामी मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन हो, जो सबसे ज्यादा जमीन का मालिक हो। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। और अधिकतर क्या होता था, जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन होती थी तो वे अपनी जमीन को किराए पर देते थे और वहां पर वे लोग काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। मतलब उस समय क्या होता था, जैसे कि किसी राज्य में छोटे छोटे से गांव बने होते थे और जो गांव का मुखिया होता था वो एक तरीके से क्या होता था, समृद्धशाली भी होता था, उसके पास शक्तियां होती थी गांव की। तो महाराज होते थे, जो राज्य का महाराज या राजा होते थे, वे लोग उनको क्या देते थे, आदेश देते थे कि वे कर वसूल कर उनको दें। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। अगर उस गांव में किसी दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए या कभी भी कोई समस्या हो जाए तो वो उस जगह न्यायाधीश का भी काम करते थे और कभी कभी किसी समस्या को सुलझाने के लिए पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। मतलब जो गांव का प्रधान होता था, जो ग्राम भोजक के पद पर रहता था, उसके अलावा भी अन्य स्वतंत्र किसान थे जिनके पास ग्राम भोजक से थोड़ा कम जमीन होती थी और उन्हें हम क्या कहते थे, गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं होती थी तो किसी दूसरे के खेत पर काम करते थे, जमीन पर काम करते थे, उन्हें हम क्या कहते थे, दास कर्मकार, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। मतलब जब वो दूसरों की जमीन पर या दूसरों के खेतों में काम करते थे तो उन्हें उसके पैसे मिलते थे और उसी से वो अपने घर का पालन पोषण मतलब भरण पोषण करते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। जो गांव थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, वहां पर कौन कौन लोग देखने को मिलते थे, लोहार, कुम्हार। लोहार क्या है, जो लोहे की बनी चीजों को बनाता है। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। बढ़ई जो दरवाजे खड़े लकड़ी से बने सामान तथा बुनकर जो जुलाहा वगैरह होते थे, जो सूत वगैरह से बनी चीजों को बेचते थे। तथा शिल्पकार जो मूर्तियां वगैरह बनाते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या है, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या है, जो तमिल की पुरानी रचना है, सबसे पुरानी रचना है, उनको हम क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इनकी रचना कब की गई थी, 2300 साल पहले। और लोहे का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, 3000 साल पहले, है ना। और वो सबसे ज्यादा चलन में कब आया था, 2500 वर्ष पहले, है ना। और तमिल की प्राचीनतम रचनाएं कब लिखी गई थी, की रचना कब हुई थी, 2300 साल पहले। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै क्या है, मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। जो मदुरै के कवि थे वो बहुत प्रसिद्ध थे, तो उन सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, संगम साहित्य कहा जाता है। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। मतलब ये जैसे ग्राम भोजक, गृहपति, दास कैडेसियार, है ना, ये सब नाम जो बताए गए हैं वे कहाँ हैं, जो तमिल नाम हैं उनको कहाँ पाया जाता है, संगम साहित्य में पाया जाता है। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो बच्चों आज की क्लास में हमने है ना लोहे का प्रयोग करना सीखा था। मतलब लोहे का प्रयोग कब हुआ था, प्राचीनतम तमिल रचनाएं जानी थी। तो आपका आज का है कि आपको ये सब अच्छे से समझना है। ओके, कल हम फिर से मिलेंगे। बाय।